यह कविता 1942 के स्टूडेंट्स घर की याद। और यह पाठ अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यह कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। कवि जेल में था, है ना। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आई। और इस कविता का सारांश इस प्रकार है। कवि कारावास में है, बाहर बरसात हो रही है। इस कारण से उसके प्राण और मन घर की याद में घिर गए हैं। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। उनमें आपस में बहुत गहरा प्रेम है। कवि की माँ अनपढ़ है, किंतु वह ममता की मूर्ति है। उसकी स्नेहधारा का फैलाव जेल तक फैला हुआ है। कवि के पिता चिर युवा जैसे हैं। वे अभी भी खुल कर के हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं। वे बहुत साहसी हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जना है। काम को तूफान की तरह तेजी से करते हैं। कवि मन ही मन कल्पना करता है कि आज जब उसके पिताजी रोज की तरह व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके ऊपर से नीचे आए होंगे, तो उनकी आंखों में भवानी की याद में आंसू आ गए होंगे। वे अपने 5वें पुत्र की याद करके रो पड़े होंगे। उनके पिता भवानी को सोने का सुहागा कहते थे, जबकि आज जब उनका बेटा भवानी जेल में है, तो उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत हुए होंगे। कवि कल्पना करता है कि भवानी की माँ ने उनके पिता को ढाढ़स बंधाया होगा, कहा होगा कि वह पिता की इच्छा से ही जेल में गया है। यदि वह देशभक्ति के इस महान काम में पांव पीछे हटाता, तो उस वह मेरी कोख को वह लजाता, है ना। वो मेरा बेटा है। इस तरीके से माँ ने उससे कहा होगा। तब पिताजी ने अपने आंसू रोक करके कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ। कवि सावन को अपना संदेशवाहक मैसेंजर बनाता है और सावन से निवेदन करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले, किंतु उनके पिता के मर्म की या मर्म को दुखी ना करे। वह पिता को जाकर के बताए कि भवानी जेल में मस्त है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं, वह डट कर के भोजन करता है, खेलता है, कूदता है, मस्त रहता है। कभी उसे सावधान करता है कि कहीं वह गलती से उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन जो तो या दृश्यचित्रण उनके पिता के सामने न कर दे। कहीं वह यह न कह दे कि जेल में भवानी बहुत उदास, मौन और बेचैन है। इस तरीके से स्टूडेंट्स यह एकदम सहज और सरल शब्दों में पूरी कविता लिखी गई है। तो इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, तो अब सेंट्रल आइडिया में चलते हैं। तो इसमें से ये केंद्रीय भाव, तो इसमें कविता में घर के मर्म को उद्घाटित किया गया है। और कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा जो सताती है, और कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। मतलब इसका यह है कि राइटर ने एक घर में किस तरीके से आपस में एक सामंजस्य होता है,
और एक एक करके याद में सभी घर के सभी सदस्य आ जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी को। उसी का चित्रण है। तो देखिए, अब कवि जेल के अंदर बंद है, रात भर पानी बरसा है। अब उसी का चित्रण यहाँ है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं और सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। राइटर यहाँ पर देखिए, प्राण मन घिरना, प्राणों और मन में छा जाना है। तिरना मतलब तैरना है, अपूर मतलब भंडार। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने की बात आती है तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद पाठ से लिया गया और इसके कवि ने यहाँ पर जो जेल प्रवास के दौरान पर अपने घर के प्रिय सदस्यों को याद कर रहा है, उसी का यहाँ पर चित्रण है। कवि कहता है कि जब बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर पानी वर्षा होती रही, ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिर गया। मेरी नज़रों में मेरा घर और घर के सदस्य तैर रहे हैं, एक एक करके सबकी याद आ रही है। मेरा घर खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही जो तो आज मुझसे दूर हो गया है। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप में से होता है कष्ट या शोक। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि कहता है कि मेरे घर में चार भाई हैं। आज मेरी विवाहिता जो बहन है वह भी घर पर आ गई होगी। जब वह जो अपने पिता के घर में आई होगी तो उसने सोचा होगा कि अपने भाई बहनों से मिलूंगी, है ना, परंतु मुझे ना पाकर के वह बहुत दुखी हो गई होगी। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत होता होगा। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण से बहुत गहरे जुड़े हैं, उनमें गहरा लगाव है और प्रेम है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को आता है। मेरे चार भाई हैं और वे सब भुजा के समान सहयोगी हैं, कर्मशील हैं, बलिष्ठ हैं, और मेरी बहनें भी चार हैं। वे भी चारों क्या है, स्नेह का भंडार हैं। तो यहाँ पर भाई और बहन के रिश्ते का जिक्र किया है। अपने घर के सौहार्दपूर्ण वातावरण के बारे में कवि ने चित्रण किया है कि किस तरीके से क्या है, ये उनके घर में भाई और बहनों के बीच में सामंजस्य है। ठीक है, एक जैसे जॉइंट फैमिली पहले हुआ करती थी, तो एक जॉइंट फैमिली में स्टूडेंट्स इसी तरीके से क्या है, सब मिलजुल करके आपस में रहते थे। हालांकि अभी बहुत बड़े परिवार की यहाँ पर परिकल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी क्या है, उस समय परिवार तो बड़ा था, लेकिन क्या है, संयुक्त परिवार में जहाँ पर क्या और कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, उससे
2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। लेकिन यह परिवार काफ़ी बड़ा फिर भी था, उस ज़माने के आधार पर सामान्य परिवार था। तो भुजा भाई में क्या उपमा अलंकार है ना, और अनुप्रास अलंकार, दोनों एक चीज़ है। आगे देखिए, यहाँ पर परिताप का घर, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि मैंने कवि जो है, भुजा भाई प्यार बने तो हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हाय रे परिताप का घर, तो परिताप का घर तो कष्ट से भरा प्रतीत होने वाला, ठीक है। तो और आगे कवि कहता है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख से वही गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पशारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। गढ़ी मतलब डूबी, स्नेह धारा मतलब प्रेम की भावना, पसारा में फैला हुआ होता है। कवि कहता है, अब उसे भाई बहन की याद आई, अब माँ की याद आ रही है। कवि कहता है कि मेरी माँ बेचारी के अनपढ़ है ना, वह मेरे वियोग में के दुख में डूबी हुई होगी, है ना। वह इतनी ममतामयी है कि उसकी याद, है ना, यदि जो तो मैं उसकी गोद में एक सिर बार से रख लूं, तो वह फिर से जो तो मुझे कोई दुख जो तो मेरे पास नहीं फटक सकता। राइटर कहता है कि उसके प्रेम की जो धारा है, स्नेह की जो धारा है, उसका फैलाव जो तो इतना ज़्यादा है, इस जेल तक भी है। तो क्यों जेल तक कैसा है, मानो उसकी ममता का स्पर्श जो है यहाँ भी कर रहा है। वह कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, अगर वो पढ़ी लिखी होती तो निश्चित रूप से मुझे चिट्ठियाँ भेजती, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो अनपढ़ है। कहने का आशय है कि वह मेरी माँ मेरे बिना नहीं रह सकती। ये जो है कवि ने ऐसी मन में परिकल्पना की, ठीक है। पसारा का मतलब प्रसार है या फैलाव, ठीक है। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन चलते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं और जो अभी भी खिलखिलाएं, है ना। मौत के आगे न हिचकी, शेर के आगे न बिचकी, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल दरजता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, राइटर ये कह रहा है कि यद्यपि क्या है, राइटर के कहने का मतलब उसके पिताजी जो है तो उम्र हो गई है, बुढ़ापे की उम्र आ गई है ना, फिर भी कहते हैं कि उनके मन से वो कभी बूढ़े नहीं हुए, है ना। उनके मन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उनके मन की में कमजोरी कभी भी नहीं आई। आज भी उनके दिल में जो है तो एक नौजवानों जैसा उत्साह और साहस है। शरीर में भी वे जो तो इतने स्वस्थ हैं कि जब भी एक आज भी वो एक लंबी दौड़ लगा सकते हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, है ना, और अभी भी क्या खिलखिला करके हंसते हैं। यहाँ पर क्या है, उनके मार्ग में क्या मौत जैसी जो तो भयानक बाधा भी आ जाए तो वे हंस करके उसका मुकाबला करेंगे। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, और क्या शेर भी आ जाए ना सामने, तो उसे डट कर मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल न रजता। इसमें क्या है, जब वो बोलते हैं तो क्या होता है, जब बोलते हैं तो उनकी इतनी कड़क आवाज़ है ना, कि बादलों के जैसे जो तो गरजते हैं, और काम ऐसा करते हैं जैसे आंधी तूफान की तरह, बड़ी फुर्ती के साथ में काम करते हैं, ठीक। तो ये हुआ। अगला
तो आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुक्तगर हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर। और आज क्या हुआ होगा? आज जब नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। आगे राइटर कहते हैं कि आज कवि ने ऐसी परिकल्पना की है, ठीक है, जैसे खासतौर पर उसके पिताजी, है ना, घर के जो तो अपने पिता की नित्य क्रिया का स्मरण करते हुए कहता है, वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज जब मेरे पिताजी रोज की तरह गीता का पाठ करके और 260 260 वास दंड बैठकें लगा करके और मुकद्दर को हिला हिला करके मूड को मिलाया होगा, मैंने पूरा एक्सरसाइज करके, पूजा पाठ और एक्सरसाइज करके जब नीचे आए होंगे, है ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। वे मुझे अपने पास ना पा करके बहुत घबराए होंगे, व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है और मेरी आंखों में मेरा घर जो तो और परिवार तैर रहा है, ठीक है, मुझे सब सदस्यों की याद आ रही है। आगे है, चार भाई चार बहनें भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। अब देखिए, कवि जो है तो अपने पिता को याद करके और कहता है कि मेरे घर में मेरे चार भाई और चार बहनें, मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, जैसे बाहें होती हैं, बहनें प्यार के भंडार हैं। कभी कहता, मैं जानता हूँ कि जब मेरे भाई बहन आप घर में आंगन में खड़े होंगे खेल रहे होंगे, तो मेरे पिताजी की जब नज़र पड़ी होगी और जब उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा तो उनकी क्या दशा हुई होगी, मैं भली भांति जानता हूँ। राइटर कहते हैं कि वो, यद्यपि मेरे पिताजी, ठीक है, की अवस्था ज़्यादा हो गई है, फिर भी उनका शरीर युवाओं की तरह पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियां और बीमारियां स्पर्श तक नहीं की। ऐसे मेरे पिताजी मुझे घर में ना पा करके रो पड़े होंगे। इतने साहसी हैं, इतने साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं ना, शेर के सामने भी नहीं डरते, जो इसे पहले कभी नहीं बताया। वो क्या है, मुझ पांचवें बेटे को याद करके और रो पड़े होंगे, मेरा नाम ले ले करके वो फूट फूट करके रोने लगे होंगे, ऐसा कवि कह रहा है। तो अब आगे इसके देखिए, आगे है, पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। राइटर कहते हैं आगे कि, कभी कहते हैं कि देखिए, अपने पिता के प्यार को याद करते हुए कहते हैं कभी कि मैं पांचवा जो उनका बेटा हूँ भाग्यहीन, जो आज उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी इस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने पांचों पुत्रों में सबसे अधिक बढ़कर के प्यार समझते हैं, है ना।
सोने में सुहागा एक मुहावरा है। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है? राइटर कह रहा है कि आज जो है वहाँ पर उनके मुझको ना पाया होगा पिताजी ने, तो क्या होगा? तो मेरे बारे में जब जब मेरे बारे में जो तो चर्चा चलती होगी, तो सदैव के भाव विभोर हो जाते होंगे। ठीक है। और आज उनके सोने के जैसे चारों बेटे ना मेरे बिना उनको क्या है अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा आज उनकी नज़रों से दूर यहाँ जेल के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। फिर आगे, और माँ ने कहा होगा दुख और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा आँख में, इसलिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा आँख में, किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोह को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो राइटर आगे कहता है कि आज है ना, उनको क्या हुआ आज के दिन, पिताजी जो है क्या निश्चित रूप से मुझे मेरी याद करके रो पड़े होंगे। और कैसे रो पड़े होंगे वहाँ पर उसे आगे बता रहे हैं कि और माँ ने कहा होगा, क्या कहा होगा माँ ने? और माँ ने कहा होगा कि दुख कितना सहा होगा। आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी भावुक हो उठे होंगे, तब माँ ने उन्हें हौसला देते हुए कहा है होगा कि आप अपने पांचवें पुत्र भवानी की याद में रो क्यों रहे? निश्चित ही हमारी जो तो शुभकामनाएं और आशीर्वाद के परिणाम से वह जेल के हर प्रकार के दुखों को खुशी खुशी तो राजी खुशी सह लेगा। तो ऐसी चर्चा होते हुए भी मेरे जो तो अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा, ऐसा वो सोच रहा है। माताजी पिताजी को धीरज बंधाते हुए कह रही होगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं को और अपने प्रति तुम्हारे तो अपनत्व को पहचान करके ही वह जेल में गया है। उसने उचित ही तो किया है, वह गया। ठीक है। वह तुम्हारा मन समझ पर और अपनापन समझ कर तुम्हारा तुम जो चाहते थे वही तो उसने किया है। तुमको अपना मानता था इसलिए तो किया है। और तुम्हारी जो लीक थी, तुम्हारा जो रास्ता था, उसी रास्ते पर तो गया है। फिर आगे क्या माँ कहती है कि देखो मेरा बेटा है ना, यदि वह जो देश के प्रति जो इस पवित्र कर्तव्य में से विमुख होता, देशभक्ति के इस रास्ते पे नहीं जाता, तो मेरी कोह को क्या वो लज्जित करता। उसकी माँ निश्चित रूप से पिताजी से बोली होगी, इस अवसर पर तुम अगर अपना मन छोटा करोगे, कमजोरी प्रकट करोगे, तो देखिए अगर तुम रोगे तो दूसरे बच्चे भी देख करके रोना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या है, उस समय की माँ के जो तो बारे में राइटर की जो सोच थी, उनकी अपनी थॉट्स उसको उन्होंने बताया कि आखिर माँ ने ऐसा सोचा होगा। तो पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने कहा होगा नहीं, माँ ने जब कहा होगा तो
समझा तो पिताजी ने कहा होगा कि नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो नहीं रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। तो ऐसा कह करके अपने दुख को अपने मन के अमन के अंदर ही रख लिया वह पिताजी ने, है ना, और अपने आंसुओं को पोंछ लिया होगा। ऐसा जो है तो फिर आगे देखिए, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वो न तरसे। तो बच्चों यहाँ पर अब आगे बात आती है। देखिए बात आई कि अपने घर के प्रिय सदस्यों को तो उसे बहुत ज़्यादा ही कवि को, है ना, तो वह जो है तो भावुक हो उठता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सावन महीने को अपना संदेश वाहक बना करके कहता है। देखिए प्रकृति को अपना मैसेंजर के रूप में कई कवियों ने किया है। कालिदास ने मेघ को अपना जो दूत बनाया है, ठीक है। आप गाना सुनते हैं रक्षाबंधन के समय कि अरे पवन, हाँ, मेरे भैया से कहना कि बहना याद करे। पवन को मैसेंजर बना दिया कि जाकर के बहन, ठीक है, बहन ने जहाँ पर मेरा भाई होगा तो पहुँच बारिश हवा होगी, तो जाओ हवा जाकर मेरे भाई से कह देना कि तेरी बहन याद कर रही है रक्षाबंधन के त्यौहार पर। तो इस तरीके से मैसेंजर हमेशा बनाया गया। तो उसी का यहाँ पर है कि कवि ने सावन के महीने को मैसेंजर बनाया है और कहता है कि हे हरे भरे सावन, है ना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम जितना बरसना चाहते हो ना उतना बरसो। हाँ, तुम्हारे वर्षा से क्या सभी का उपकार होता है। तुम क्या पुण्यात्मा हो, पवित्र हो, ठीक है। मतलब तुम्हारे बरसने से पूरी दुनिया का हित होता है, ये बात सही बात है। लेकिन क्या है, इस बात का ध्यान रखना कि मेरे पिताजी जो तो मुझे याद करके तरसे नहीं, मैंने उनकी आंखों से तुम्हारे जैसे आंसू न बरसना शुरू हो जाए। मतलब इस तरीके से तुम बरसना कि मेरे पिताजी को मेरी याद ना सताए, क्योंकि अगर उनको मेरी याद आ जाएगी तो दुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए तुम ये बरसते समय इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर पुण्य पावन में क्या अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। आगे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। आगे जाकर के कवि सावन से कहता है कि देखो सावन, तुम जाकर मेरे पिताजी से कह देना ना कि भवानी क्या है, जेल में पूरी तरह से मौज से है, आनंद से रह रहा है ना, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। बस भवानी को क्या है, एक बस कमी है कि वो क्या घर से बाहर है, बाकी चीज़ें क्या है उसे कोई और कोई कष्ट नहीं है। फिर वो अपने आप बारे में कहता है कि मैं, ठीक है, कहता है कि मैं कहने को तो बस घर के वियोग की बात कर रहा हूँ, परंतु यह क्या है, घर से अलग यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। मन इसी वियोग से मेरा जीवन जो तो क्या है दुखमय हो गया है, बेबस हो गया हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। आगे कभी जो तो एक समझदार बच्चे की तरह, कहीं मेरे पिताजी ज़्यादा, माता पिताजी सब बहन भाई सब क्या ज़्यादा दुखी न हो, इस बात के ध्यान में रख कर के वो क्या है सोचता है कि देखिए उसका तो कवि जानता है कि मेरी समस्या का समाधान मेरे पिता के पास नहीं है, क्योंकि एक क्रूअल जो तो डिक्टेटरशिप वाला जो सिस्टम था गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो तो मानने वाले थे नहीं, है ना। फ्रीडम फाइटर्स को सभी को जेल के अंदर तो रखेगी ही रखेगी। तो जानते हैं इसका कोई निदान नहीं है, तो इसलिए उसने सोचा कि ठीक है कि मेरे पिताजी को कम से कम कष्ट हो, दुख हो। इसीलिए वो क्या है सामन से कहता है कि तुम पिताजी के सामने कोई भी निराशाजनक बातें मत कह देना, है ना, उन्हें हर प्रकार से तो क्या धीरज बंधाना,
ठीक है, जाकर के उनसे कह देना कि तुम्हारा बेटा भवानी जेल में खूब पढ़ लिख रहा है, उसमें पढ़ने लिखने में मस्त है। ठीक है, आगे है, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। ठीक है, चाहते हैं लोग कहना, मत कहो कुछ, करो कुछ सो कहना। तो जाकर के कह देना, ठीक है, कि भाई मैं खूब जो तो क्या काम करता हूँ अपने, ठीक है, और अपना नाम कमा रहा हूँ। मुझसे कहना कि जेल में सब लोग क्या उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए आप उनकी चिंता मत करिए। ठीक है, तो आगे इसके बाद देखिए, राइटर आगे जो है तो बता रहा है, और कहना मस्त हूँ मैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। ठीक है, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, जो न कहना अस्त हूँ मैं। राइटर कहता है कि देखिए हे शामन, तो मेरे पिताजी के सामने यह कह देना कि मैं जेल में रहकर बहुत मस्ती कर रहा हूँ, है ना, और काटने में व्यस्त हूँ मैं। मतलब गांधी जी का जो चरखा चलाने वाला जो निर्देश है चरखा काटना चलाने का, उसी काम में लगा रहता हूँ। मेरा वजन 70 किलो का है, 70 kg, और मैं खूब खाता पीता हूँ। हे श्रवण, मेरे पिताजी से यह भी कहना कि भवानी जो है तो जेल में खूब खेलता है कूदता है, और दुखों को अपने से दूर जो तो भगाता है, और कहना मस्त हूँ मैं, जो न कहना अस्त हूँ मैं। ठीक है, और बता देना कि मैं क्या निश्चिंत हूँ। गलती से ये भी ना कह देना कि मैं निराशा में और उदासी से रह रहा हूँ, अस्त हो गया हूँ, डूब रहा हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ये बात कहीं पर उनको पता ना चल जाए। हाय रे ऐसा न कहना, हूँ कुछ, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। ठीक है, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम परस लो वे न बरसे, पाँच में को वे न तरसे। आगे कवि कहता है सावन से, ठीक है, उसे लगता है ना कि मेरे पिताजी जो तो मेरे वियोग में रो रहे होंगे, बेहाल हो रहे होंगे, तो इसलिए कहता है कि हे सावन, सावधान रहना तुम जो है, तुम कहीं मेरी रियल जो तो पोजीशन है नहीं बता देना मेरे पिताजी के सामने, मेरी जो तो, ठीक है, वास्तविक स्थिति मत बता देना, या मत कह देना मुझे नींद नहीं आती है, मैं जागता रहता हूँ, मैं आदमियों को देख करके भागने लगता हूँ, मैं हमेशा क्या खोया खोया और अकेला रहता हूँ। हे शावन, तुम सावधान रहना, गलती से भी मेरे पिताजी से या न कहना कि मैं सदा चुपचाप रहता हूँ। ठीक है, और तुम्हारे बिना जो तो इतना ज़्यादा व्यथित हूँ कि ना ही यह कहना कि मेरा जो तो मैं यहाँ पर खोया कर रहता हूँ, मुझे अपनी ही खुद सुध नहीं रहती है। ठीक है, तो देखो श्रवण, मेरे पिताजी से जो तो सोच समझ करके बोलना, कोई ऐसे शब्द मुंह से ना निकाल देना जो तो कि तुम्हारी बात बोलने पर क्या है, सच्चाई को उन्हें पता चल जाए, कोई डाउटफुल जैसे हो तो संदेह की स्थिति ना आए, जो तुम बोलो उसी पर उनको भरोसा हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अगर उनको रियल पोजीशन पता चल जाएगी तो उनको ज़्यादा दुख हो जाएगा ना, तो तुम्हें विशेष रूप पर क्या करना है, बातचीत करनी। तो ये चीज़ें इस तरीके से पूरा का पूरा मैसेज जो है तो, क्योंकि कहते हैं कि तुम्हें जितना बरसना है उतना बरस लो, लेकिन इस तरीके से बरसना कि मेरे पिताजी को
पांचवें बेटे की अर्थात मेरी याद ना उनको सताने लगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार के लगाव पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र का परिवार एक संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण है। उसके घर में सब सदस्य जो तो आपस में जो तो रहते हैं, है ना, और ये पूरा का पूरा परिवार उनका बहुत खूबसूरत परिवार है। देखिए, तो पानी के रात भर गिरने और प्राणमन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? पहला प्रश्न है। तो देखिए, रात भर वर्षा होने से कवि को अपने घर की याद आ गई। उसे घर के सदस्यों के साथ हंसी खेल करते मनोरम जो तो मनोरम ढंग से पूरा दिन बिताने की याद आ गई। ठीक है, इसलिए क्या है, जैसे आकाश आसमान में बादल गिर गए और यहाँ पर क्या है, उसके मन और प्राण जो तो यादों में घिर गए। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? देखिए, मायके आई बहन के लिए कवि ने जो तो परिताप का घर इसलिए कहा है कि देखिए, कोई भी बहन है, कोई बहन बेटी जो घर मायके आती है, तो वह सोचती है कि जाकर के पिता के घर में जा कर के अपने भाई बहनों से मिलूंगी और वहाँ जा कर के खुशी खुशी अपना समय बिताऊंगी, है ना। कोई जो ससुराल का जो दबाव है, तनाव है, वहाँ से दूर करके अपने सुख के कुछ पल जहाँ मायके में बिता लूंगी। लेकिन उसका छोटा भाई जो है तो क्या, भवानी जो तो उसका भाई क्या है, जेल में है, इसलिए वो बहन को दुख हुआ होगा। इस कारण से बाप का घर उसे परिताप का घर लगा। अगला है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? तो देखिए, पिता की मुख्य विशेषताएं जैसे उनको बलिष्ठ और शरीर है, साहसी हैं, उदार मन है। ठीक है, ये दो पहलू उन्होंने क्या सामने रखा है। मैंने बलिष्ठ शरीर वाले हैं और साहसी हैं, मतलब वहाँ पर क्या है, और बता दिया कि रोज़ क्या 260 रन डेली करते हैं। हाँ, और डिम्पल वगैरह क्या है, वो क्या करते हैं, सो डिम्बल डिम्पल नहीं, डिम्बल जो है तो उठाते हैं, है ना। और क्या, वाणी बादलों की तरह क्या, वाणी में बुलंदी है, फुर्ती है ना। मैंने बूढ़े होने के बाद भी जवान से कम नहीं, उदार रहने वाले। इसमें जो तो ये पता चलता है कि वो उनके पिताजी सरल, अत्यंत सरल, भोले, भावुक विचारधारा वाले हैं। तो इसके बाद जो है आगे देखते हैं कि और बाकी प्रश्न हैं, है ना। इसमें बस वाले दो आया कि बस के जो है ना, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु बस यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब रस है। देखिए, यहाँ बस शब्द का प्रयोग तो विशिष्ट है। बस का अर्थ केवल या मामूली सी बात है, इसलिए घर नहीं बस यही है का अर्थ क्या है, बात इतनी मामूली सी है कि मैं जेल में हूँ, घर नहीं हूँ। दूसरी बार जब बस शब्द में केवल पहले बस का उल्लेख है। तीसरी बार बस शब्द का प्रयोग बहुत बड़ी बात के लिए हुआ है। इस प्रकार जो कवि ने एक ही शब्द को विभिन्न स्थितियों में और भावों में और दशाओं में प्रस्तुत करके भिन्न भिन्न अर्थ को व्यक्त किया है। ठीक है, इस तरीके से और इस तरह क्वेश्चन हैं, ठीक, उनको आप जो तो और पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन आंसर लर्न करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, यही आपका होमवर्क है, और कॉपीज कंप्लीट करके हमें दिखाइए। ओके।